वो उस समय होगा जब बिजाई का समय होगा, बुवाई का समय होगा, और केवल फसल संबंधित करार होगा। कृषक की भूमि संबंधी किसी प्रकार का भी करार नहीं होगा। किसान अपनी भूमि का स्वामी रहेगा, केवल मात्र जो उसकी उपज है उसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर किसी कारणवश जो फसल खराब हो जाती है, उस दृष्टि से उस समय भी जो करार करता उसको, कृषक को जितना भी करार हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ है, जो राशि तय की गई है, वो कृषक को उसको देनी ही होगी। अगर किसी बात को लेकर किसान और खरीदार के या जो कॉन्ट्रैक्टर है उसमें विवाद होगा तो स्थानीय स्तर पर ही उसका निपटारा कर दिया जाएगा। केवल मात्र अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई फर्म किसान की भूमि के ऊपर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करता है, कोई ग्रीन हाउस लगाता है, कोई पाइपलाइन बिछाता है या कुछ खरीदता है, केवल उसी के ऊपर उसका हक होगा। विवाद की स्थिति में केवल उस उपक्रम के ऊपर जो उसने किसान की भूमि के ऊपर लगाया है उसके ऊपर केवल उसका अधिकार होगा, और किसान की भूमि के ऊपर किसी प्रकार का उसका हक नहीं होगा। जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अदानी, अंबानी और दूसरे लोग आ जाएंगे और किसान की भूमि के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ऐसा इस विधेयक में कहीं पर भी नहीं है। स्पष्ट रूप से केवल जो करार होगा फसल का होगा, इसके अलावा कृषि भूमि संबंधी कोई करार नहीं होगा। तो निश्चित रूप से दोनों ही विधेयक जो है हमारे किसानों की तकदीर बदलने वाले हैं, उनकी आय में वृद्धि करने वाले हैं, इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो तीसरा विषय मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, हम जानते हैं कि कोरोना महामारी आज पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ली हुई है। अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, कोई दवाई नहीं है, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सबसे पहले लॉकडाउन किया, उसका नतीजा रहा कि हमारा देश, जो कि 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश है, आज भी काफी हद तक सुरक्षित है। और उस दौरान कोरोना समय में जिस प्रकार से प्रयास किया गया कि कोई भूखा न सोए, लोगों को राशन किट मुहैया करवाना, राशन उपलब्ध करवाना, हमारे जो उज्ज्वला योजना उसके तहत गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाना, धनराशि का प्रबंध करना, अनेकों ऐसे काम किए गए ताकि आम व्यक्ति को उसका फायदा मिल सके। इसके साथ साथ 1,75,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज, उसके बाद 20 लाख करोड़ का जो पैकेज इस देश के लोगों को मिला, इस देश के किसानों को, इस देश के छोटे व्यापारियों को, MSMEs को, प्रवासी मजदूरों को। और ये प्रयास किया गया कि हमारे लोगों को इस दौरान किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा गया और हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हम अपनी लोकल वस्तुओं का प्रचार प्रसार करें, उस दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया। और अगर प्रदेश की बात करें तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से इस दौरान काम किया। माननीय जयराम ठाकुर जी, उनकी कार्यकुशलता के लिए उनको बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर भी आंका गया। और हमारी पार्टी ने भी इस दौरान ये प्रयास किया कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए, उसको भोजन के पैकेट दिए जाए। इस दृष्टि से 5 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन के पैकेट दिए गए, 1 लाख से ज्यादा लोगों को राशन किट बांटी गई। हमारा महिला मोर्चा लगातार कार्य में लगा रहा, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए, फेस कवर्स उपलब्ध करवाए। हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो है सीएम कोविड फंड में लगभग 10 करोड़ और पीएम केयर्स फंड में लगभग 5 करोड़ राशि एकत्रित करके दी। अर्थात हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार, उनका यह प्रयास रहा कि अपने जीवन की परवाह किए बिना उन्होंने दूसरों की सहायता करने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता, हमें जानते हैं कि कोरोना किसी दल, पार्टी या समुदाय या जाति को पूछ कर नहीं आता, किसी को भी हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहा कोरोना को लेकर, और बार बार सरकार के ऊपर या पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना के समय में कांग्रेस के नेता अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहे, अपने घर के अंदर बंद रहे, किसी भी व्यक्ति को ना इन्होंने किसी को राशन उपलब्ध करवाया, ना भोजन दिया, ना फेस कवर्स दिए, और केवल मात्र बयानबाजी करते रहे, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार का ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि इनका कोरोना को लेकर कोई बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी केवल मात्र, चाहे वो कोरोना की हम बात करें, कोविड की बात करें, उसको लेकर
इन्होंने किसी प्रकार से सहायता करने का प्रयास इस प्रदेश के लोगों को नहीं किया, या फिर जिस प्रकार से कृषि विधेयकों को लेकर ये प्रदेश के किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक विपक्ष की और विपक्ष के रूप में इनको एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, इनको पार्टी का, उनको हमारी सरकार का सहयोग करना चाहिए, चाहे वो कोरोना की बात करें हम, या जो भी जहां पर भी उचित हो, इनको सरकार को उचित एक सहयोग करना चाहिए, एक सकारात्मक रूप में उनको सहयोग करना चाहिए, ना कि सरकार के काम में अनुचित रूप से दखलंदाजी या अनुचित बयानबाजी इनको करनी चाहिए। तो इतनी सी बात मुझे आपसे कहनी थी। आप लोग आज की प्रेस वार्ता में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कांग्रेस ये भी कह रही है देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं और खाली हाथ वापस लौट गए, कुछ देके नहीं गए हैं। यहाँ पे जनता को काफी अपेक्षाएं थी उनके इस विजिट से, चाहे आर्थिक पैकेज की बात करते हैं, हिमाचल के लिए कुछ विशेष देखे। प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और लगातार हिमाचल प्रदेश से उनका स्नेह रहा है। अभी एक ऐतिहासिक कार्य करके गए हैं, बहुत बड़ा तोहफा जो अटल टनल के रूप में हमको मिला है, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। जहां हमारे लाहौल स्पीति के और उस एरिया के किसान हैं, अपनी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए उनको उसका फायदा होगा। पर्यटन की दृष्टि से जो है पर्यटन को नए पंख इससे लगेंगे, और हम देखते हैं कि सामरिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा बहुत महत्व हमारे लिए, तो बहुत बड़ी एक सौगात हमको मिली। अशोक जी, सवाल तो ये है कि 1350 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर जो है उसको गवर्नर पैकेज टूरिज्म देते हैं, पहाड़ का इलाका वो भी है, उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी है। क्या हिमाचल में पर्यटन की कमर नहीं होगी? हम ऐसा समझे आपकी बात से? देखिए, हम ये बात जानते हैं कि कोरोना के कारण हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म इंडस्ट्री को निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, और लेकिन प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से चाहे पर्यटन की दृष्टि से हम बात करें या फिर आर्थिक गतिविधियां और विकास के काम फिर से शुरू हो सके, उसके लिए माननीय जयराम ठाकुर जी, उनकी सरकार प्रयासरत है, और ये प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे पर्यटन की बात है, या औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने की बात है, या फिर जनजीवन को फिर से पटरी के ऊपर लाया जा सके, उस चीज से हमारी सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जहां कोरोना से हमें छुटकारा मिलेगा, विकास में भी और आगे हम बढ़ेंगे। आज 2-3 विषयों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें एक तो जो कृषि विधेयक जो कृषि संबंधी आए हैं, दोनों विधेयक इस देश के किसानों की आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देश की किसानों की आर्थिक दृष्टि से मददगार साबित होने वाले हैं। दोनों विधेयकों में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि किसान की आय में वृद्धि हो सके। जहाँ तक कृषि मंडियों को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कृषि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन किसान इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो कृषि मंडियों में अपनी उपज को बेचे या फिर ओपन मार्केट में। जहाँ तक एमएसपी की बात है, उसको लेकर भी कांग्रेस भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रही है कि एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन एमएसपी को जिस प्रकार से पहले एमएसपी चल रही थी, आगे भी उसी प्रकार से उसको जारी रखा जाएगा। केवल मात्र बिचौलियों से छुटकारा किसानों को दिलाया जाएगा। दूसरे विधेयक में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि जो करार कृषक और ठेकेदार के बीच में, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होगा, केवल मात्र फसल के लिए होगा। इसके अलावा किसान की भूमि के ऊपर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का या जो भी खरीदार है उसका किसी प्रकार का हक नहीं होगा। किसान अपनी भूमि का मालिक रहेगा। जो भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि बड़े बड़े घराने आएंगे और किसान की भूमि को हड़प लेंगे, इस विधेयक में इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। दोनों विधेयक किसान की आय में वृद्धि करने वाले निश्चित रूप से साबित होंगे। जहाँ तक दूसरी बात कोरोना को लेकर है, आज कांग्रेस पार्टी कोरोना को लेकर बहुत बयानबाजी कर रही है। मैं कहना चाहूँगा कि जो कोरोना है या कोविड है, किसी राजनीतिक दल को देखकर, किसी जाति या किसी समुदाय को देखकर नहीं आता। न केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे संक्रमित हुए, कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक और बहुत सारे दूसरे नेता इससे संक्रमित हुए हैं। अर्थात कोरोना जो है किसी को भी हो सकता है। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आप को कोरोना से सावधानी बरतते हुए, उसमें चाहे सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करें, हम फेस कवर का इस्तेमाल करें, बार बार अपने हाथों को धोएं। प्रयास सबका ये होना चाहिए कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें।
केंद्रीय मंत्री सर पासवान जी को भी लेकर आज एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो मैं शुरू में कह रहा था कि श्री रामविलास पासवान जी जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री थे, लगातार 8 बार लोकसभा में रहे, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे। पिछले कल उनका देहावसान हो गया, जो कि देश के लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है, एक महान नेता का इस प्रकार से जाना। और जो हमारे केंद्रीय मंत्री भी थे, उनका हमारे बीच से जाना बहुत ही दुखद है। मैं चाहूँगा कि उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। और जो अन्य विषय मैं कहना चाह रहा था, अटल टनल की मैं बात कर रहा था कि एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर को इस प्रदेश को दिया। अटल टनल जो कि दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल है, जो सबसे लंबी टनल है, और एक रिकॉर्ड समय में जिसको बनाया गया, लगभग 3700 करोड़ रुपए का उसके ऊपर निवेश किया गया। हमारे प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को पंखे लगेंगे, हमारे जो लाहौल स्पीति के किसान हैं, उनको अपने उत्पादों को मंडियों तक भेजने की बात हो, या ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। और साथ ही साथ सामरिक दृष्टि से भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे देश के लिए अटल टनल का बनना इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से अटल टनल हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य इस क्षेत्र के लिए। सुरेश जी, एक अंतिम सवाल रहेगा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है वो निजीकरण, छात्र विरोधी नीतियां, किसान विरोधी नीतियां, मजदूर विरोधी नीतियां, आम जनता जो है वो विरोधी नीतियां जो है वो लागू कर रही है आपके ऊपर, जो है केंद्र सरकार के ऊपर और भाजपा सरकार के ऊपर। ये जो है बार बार आरोप लगाया जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आप जो है वो देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी आज केवल मात्र विरोध करने में लगी है, और यही वजह है कि आज वो दाई में रह गए, सैकड़े में भी नहीं पहुंचे। आज उनकी ये स्थिति है, और अगर यही हाल रहा कि आने वाले समय में इनका नाम निशान बच जाए।